गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं बलबीर अग्रवाल अकाउंट के एक और नए टॉपिक के साथ आपके सामने आया हूं, जो 11th क्लास का टॉपिक है सब डिवीजन ऑफ अकाउंटिंग। तो सब डिवीजन ऑफ अकाउंटिंग या फिर इसको हम और भी नाम से जानते हैं, जैसे कि टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। तो ये एक्चुअल में होता क्या है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और ये कितनी तरह की होती हैं, इन सारों के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे आज। तो सबसे पहले तो मैं इसका मीनिंग क्लियर कर देता हूं आपको कि व्हाट इज सब डिवीजन ऑफ अकाउंटिंग या फिर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है या फिर ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग क्या है, किसे कहते हैं। तो देखिए, आज की डेट में एक बिजनेस को चलाना बहुत मुश्किल काम हो गया है और एक बिजनेसमैन को अपना बिजनेस चलाने के लिए बहुत सारी इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा करना होता है। उसे बहुत सारी इंफॉर्मेशंस चाहिए होती हैं और ये सारी इंफॉर्मेशन उसे एक ही फील्ड से प्राप्त नहीं हो सकती या नहीं होती हैं। इस वजह से उसे इन इंफॉर्मेशंस को अलग अलग जगह से इकट्ठा करना होता है। तो जिस जिस जगह से एक बिजनेसमैन अपने एक बिजनेस को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए, अच्छी तरह से चलाने के लिए जुटाता है जिन चीज़ों को, उसे हम कहते हैं सब डिवीजन ऑफ अकाउंटिंग या फिर टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग या फिर ब्रांचेज ऑफ अकाउंटिंग। इसको मैं एक बिल्कुल घरेलू एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूं। सपोज कीजिए आपको अपने घर पर चाय बनानी है, तो चाय बनाने के लिए आपको दूध की आवश्यकता पड़ेगी, आपको चीनी की आवश्यकता होगी, आपको अग्नि की आवश्यकता होगी, आपको बर्तनों की आवश्यकता होगी और आपको चाय पत्ती की आवश्यकता होगी। इसके अलावा भी अन्य जो भी आवश्यकता आपको होती है। मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि चाय बनाने के लिए आपको 5-7 आइटम की जरूरत पड़ रही है, तब आपकी कहीं जाकर आपकी चाय बन पा रही है। तो इसी तरह से एक बिजनेसमैन को अपने बिजनेस से संबंधित जो इंफॉर्मेशन चाहिए होती हैं, वो उसे जहाँ जहाँ से वो जुटा रहा है, जहाँ जहाँ से वो इंफॉर्मेशंस को इकट्ठा कर रहा है, वो सभी उसके सब डिवीजन ऑफ द अकाउंटिंग या फिर टाइप्स ऑफ द अकाउंटिंग या फिर ब्रांचेज ऑफ द अकाउंटिंग हैं। जिस तरह की सूचना उसको जहां से मिल रही है वो उसी तरह का अकाउंटिंग है। आई होप कि अब आपको ये मीनिंग क्लियर हो गया होगा कि अकाउंटिंग जो हमारी है वो कितनी तरह की, मतलब कौन कौन सी या उसके डिविजन्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग के डिवीजन हम किसे कहते हैं या फिर अकाउंटिंग की ब्रांचेज हम किसे कहते हैं या फिर अकाउंटिंग की टाइप्स को हम टाइप्स किसे कहते हैं। तो अब इनमें हम शामिल करते हैं 10 तरह की टाइप्स। अकाउंटिंग में हम 10 तरह की अकाउंटिंग को शामिल करते हैं या फिर ब्रांचेज कह सकते हैं कि अकाउंटिंग की जो ब्रांचेज होती हैं वो 10 तरह की होती हैं। या फिर ये भी बोल सकते हैं कि अकाउंटिंग की जो टाइप्स होती हैं वो 10 तरह की होती हैं। एक एक करके हम उनको डिस्कस करते हैं। पहली जो हम टाइप डिस्कस कर सकते हैं वो है फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग, जैसा कि हमने व्हाट इज अकाउंटिंग, ऑब्जेक्टिव्स वगैरह में भी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ है। यहाँ पर मैं आपको फिर दोबारा से डिस्कस कर रहा हूँ कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है। फाइनेंशियल अकाउंटिंग का मतलब होता है कि एक बिजनेस ट्रांजैक्शंस जो मॉनेटरी फॉर्म में है उसको आइडेंटिफाई करके, मेजर करके जब हम लिख देते हैं और उस लिखने के बाद उसको क्लासीफाइंग करके उसकी समरी बना देते हैं और उसके बाद फिर हम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं और फिर बैलेंस शीट बनाकर उसकी फाइनेंशियल पोजीशन का जब पता लगाते हैं, तो इस सिस्टम को बोलते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। यानी कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का जो पूरा हमने प्रोसेस कर लिया, पूरा काम कर लिया, हमने जर्नल भी बनाया, हमने लेजर भी बनाया, हमने ट्रायल बैलेंस भी बनाया, हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाया और उसके बाद हमने बैलेंस शीट भी बनाई। तो ये सारा हमारा जो काम हुआ वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का हुआ। यानी कि इस तरह की जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, अपने बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में जो हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उस इंफॉर्मेशन को हम प्राप्त करते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग के जरिए।
तो एक हमारा सब फील्ड्स या फिर टाइप्स या फिर ब्रांच हो गई फाइनेंशियल अकाउंटिंग। दूसरी हमारी जो अकाउंटिंग की टाइप है वो है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है? कॉस्ट जैसा कि नाम से स्पष्ट है, लागत। जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज होती हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस होते हैं, जो अपना सामान खुद प्रोड्यूस करते हैं, खुद बनाते हैं, तो वो जिस सिस्टम से अपने सामान की कॉस्ट का पता लगाते हैं कि हमारे सामान की कॉस्ट इतने रुपए की हुई, टोटल कॉस्ट इतने रुपए की हुई, पर यूनिट कॉस्ट इतने रुपए की हुई, और बल्कि कॉस्ट का पता लगाना ही नहीं, इसके अलावा उस पर कंट्रोल करना भी। अब कंट्रोल करने के तरीके अलग अलग होते हैं, जैसे कि वेरिएंसेज करके, विभिन्न तरह के वेरिएंसेज होते हैं, उनको करके, या फिर बीईपी करके, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल कर इस तरह का कंट्रोल किया जाता है। ये जो भी आपको मैंने बीईपी वेरिएंसेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया है, आगे आने वाली क्लासेज में हम इनको डिटेल से पढ़ेंगे। फिलहाल हमें इतना ही जानना आवश्यक है कि इनके जरिए, वेरिएंसेज के जरिए या फिर बीईपी के जरिए हम अपनी कॉस्ट को कंट्रोल करते हैं। तो कॉस्ट अकाउंटिंग में हमने क्या क्या काम किया? हमारे प्रोडक्ट की टोटल कॉस्ट कितनी है, हमारे प्रोडक्ट की पर यूनिट कॉस्ट कितनी है, और हम उस पर कंट्रोल कैसे करते हैं, ये सब कुछ हम सीखते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर। तो सेकंड आपको समझ आ गया होगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या होता है। पहला हमने पढ़ा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, दूसरा हमने पढ़ा कॉस्ट अकाउंटिंग। अब तीसरे की तरफ हम बढ़ रहे हैं आगे। तीसरी जो हमारी अकाउंटिंग है वो है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, या फिर इसको हम बोल सकते हैं मैनेजरियल अकाउंटिंग। मैनेजमेंट या फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग होती है जिसमें हमने जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंतर्गत जो फाइनेंशियल पोजीशन का पता लगाया है, उसको एनालाइज करके उसके हिसाब से प्लानिंग करनी है, उसके हिसाब से हमने अपने डिसीजंस लेने हैं, उसके हिसाब से हमने अपने बिजनेस को कंट्रोल करना है। किसी तरह की कोई दिक्कत है तो उसको कंट्रोल करना है, यानी कि प्लानिंग करना, उसके हिसाब से डिसीजन लेना और फिर कंट्रोल करना, ये सारा काम आता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंतर्गत। और इस सब काम को करने के लिए हम बहुत तरह की टेक्निक्स का यूज करते हैं। वो सभी टेक्निक्स जो मैं अभी आपको एक ओनली पॉइंट्स के माध्यम से बताने जा रहा हूं, इनको भी हम आगे आने वाली क्लासेज में डिटेल से चैप्टर्स के रूप में पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी टेक्निक्स को यूज करके हम अपने बिजनेस पे कंट्रोल या फिर उनकी प्लानिंग कर सकते हैं। तो उसमें एक टेक्निक हमारी है कैश फ्लो स्टेटमेंट टेक्निक्स, एक है फंड फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट एनालिसिस, और कॉमन साइज स्टेटमेंट एनालिसिस, कंपैरेटिव एनालिसिस एटसेट्रा। तो इस तरह की टेक्निक्स को यूज करके हम बिजनेस पे कंट्रोल कर सकते हैं, या बिजनेस की अकाउंटिंग को हम कंट्रोल कर सकते हैं, और फ्यूचर के लिए उसी हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सब डिवीजन ऑफ अकाउंटिंग का तीसरा पॉइंट, मैनेजमेंट अकाउंटिंग या फिर मैनेजरियल अकाउंटिंग। अब फोर्थ जो हमारा पॉइंट है अकाउंटिंग का, वो है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग क्या होता है? टैक्स अकाउंटिंग वो अकाउंट होता है जो बिजनेस में हमारी इनकम हुई है, या जो बिजनेस में हमने सेल किया है, उस पर हमने गवर्नमेंट को कितना टैक्स देना है, इसकी कैलकुलेशन करने के लिए जिस सिस्टम को हम अडॉप्ट करते हैं, वो सिस्टम हमारा है टैक्स अकाउंटिंग। टैक्स अकाउंटिंग के बारे में भी हम पूरा डिटेल से बीकॉम के अंदर पढ़ते हैं। अभी फिलहाल आपको बस इतना ही लिखना है 11th क्लास के लिए कि टैक्स अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिसमें हमने अपने बिजनेस के अंदर जो इनकम की है, हमने अपने बिजनेस के अंदर जो सेल की है, तो उस पर हमें गवर्नमेंट को टैक्स कितना पे करना है, इनकम के ऊपर कितना टैक्स पे करना है, सेल के ऊपर सेल टैक्स कितना पे करना है। और इसके अलावा ये भी जानते हैं इसमें हम टैक्स अकाउंटिंग में कि हमने जो भी टैक्स पे करना है उसको हम लीगली अगर सेव करना चाहें तो कितने रुपए तक उसको हम सेव कर सकते हैं लीगली रूप से। तो उसके लिए भी बहुत से सेक्शंस हैं, अभी मैं उनके बारे में आपसे डिस्कस नहीं करने जा रहा।
क्योंकि उनको हम अलग से, वो टॉपिक ही अलग हो गया, वहां पे डिस्कस करेंगे टैक्स अकाउंटिंग के अंतर्गत। तो फोर्थ, आई होप आपको समझ आ गया होगा फोर्थ पॉइंट टैक्स अकाउंटिंग का। एंड फिफ्थ पॉइंट जो हमारा है अकाउंटिंग का टाइप्स या फिर अकाउंटिंग की ब्रांचेज या फिर सब डिवीजन ऑफ अकाउंटिंग, वो है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। तो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग जैसा कि नाम से स्पष्ट है, सोशल यानी कि समाज, समाज के प्रति एक अकाउंट का क्या उत्तरदायित्व है, एक बिजनेस का क्या उत्तरदायित्व है, ये सब कुछ हम इस अकाउंटिंग में सीखते हैं। जैसे कि कोई भी इंडस्ट्रीज, किसी बिजनेस ने अपनी कोई इंडस्ट्रीज लगाई, अपनी कोई फैक्ट्री लगाई, तो वो जिस एरिया में लगाई उस एरिया के लोगों को क्या वो रोजगार उपलब्ध करा रही है, क्या वहां पर उसने एनवायरनमेंट का ध्यान रखा है, किसी तरह का कोई पॉल्यूशन तो नहीं फैलाया है, जो वो प्रोडक्ट बना रही है, जिन लोगों के लिए वो प्रोडक्ट बना रही है, क्या वो उन्हें उचित दाम पर दे रही है, क्या वो प्रोडक्ट उन लोगों के लिए ड्यूरेबल हैं, इत्यादि इत्यादि जिस सिस्टम में हम पढ़ते हैं बातें, वो होता है हमारा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। इसको भी हम आगे आने वाली क्लासेज में पढ़ेंगे। तो आई होप को आपको ये पांचों पॉइंट समझ आए होंगे। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की ओर बढ़ते हैं, वो है ऑडिट अकाउंटिंग। इसको आप ऑडिटिंग भी बोल सकते हैं, ऑडिट अकाउंटिंग या फिर ऑडिटिंग। ऑडिटिंग का मतलब होता है कि आपने अपने बिजनेस में जो भी काम किया है, जो भी आपने अकाउंट्स बनाए हैं, उनमें किसी तरह की कोई दिक्कत ना रह जाए, किसी तरह की कोई एरर ना रह जाए। तो इस बात के लिए हम अकाउंट्स को एक बार चेक करते हैं, यानी कि अकाउंट्स को चेक करना ही ऑडिट कहलाता है। अब अकाउंट्स को जो चेक करते हैं वो दो तरीके से चेक किया जाता है, एक एक्सटर्नल और एक इंटरनल। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ऑडिट होता है वो दो तरह का होता है, और जो व्यक्ति ये काम करता है उसको बोलते हैं ऑडिटर। तो अकाउंट्स का जो ऑडिट होता है वो दो तरह से होता है, एक एक्सटर्नल ऑडिट और एक इंटरनल ऑडिट। तो इंटरनल जो ऑडिट होता है उसमें हम पीरियडिकल ऑडिट भी कर सकते हैं या फिर एट द एंड ऑफ द ईयर भी हम ऑडिट कर सकते हैं, यानी कि समय समय पर बीच बीच में भी ऑडिट कर सकते हैं, और एट द एंड ऑफ द ईयर, साल के अंत में भी हम उसका ऑडिट कर सकते हैं। ऑडिट का मतलब हमने चेक करना है कि हमारे अकाउंट्स में किसी तरह की कोई मिस्टेक्स तो नहीं है, कोई फ्रॉड तो नहीं किया गया, कोई एरर तो नहीं है। तो ये जो इंटरनल ऑडिट होता है वो कंपनी के या फर्म के जो खुद के कर्मचारी होते हैं, जो सीनियर ऑफिसर्स होते हैं, जो सीनियर, जिनको अकाउंट्स की अच्छी नॉलेज होती है, वो इसको चेक करते हैं। दूसरा जो एक्सटर्नल ऑडिट है उसको चेक करने के लिए कंपलसरी होता है, कई कंपनियों में जो लिस्टेड कंपनीज होती हैं उनमें तो ये कंपलसरी होता है कि एक सीए ही, जिसको अकाउंट्स की बहुत अच्छी नॉलेज होती है, वही व्यक्ति उस कंपनी का ऑडिट कर सकता है, यानी कि उसके खातों की जांच कर सकता है कि कंपनी ने किसी तरह का कोई फ्रॉड तो नहीं किया हुआ किसी के साथ, कंपनी के अकाउंट्स में कोई एरर तो नहीं है। तो इस तरह की ऑडिट होती है, वो कहलाती है एक्सटर्नल ऑडिट। तो ये भी एक अकाउंटिंग का पार्ट हो गया या अकाउंटिंग की ब्रांच हो गई, ऑडिट अकाउंटिंग या फिर ऑडिटिंग। अब सेवंथ पॉइंट जो अकाउंटिंग की नेक्स्ट ब्रांच है वो है फोरेंसिक अकाउंटिंग। फोरेंसिक अकाउंटिंग का मतलब है कि इसको एक दूसरे नाम से भी आप जान सकते हैं, लीगल अकाउंटिंग। तो लीगल अकाउंटिंग या फिर फोरेंसिक अकाउंटिंग का मतलब है कि आपके बिजनेस में किसी तरह का कोई डिस्प्यूट हो रहा हो, किसी तरह का कोई मिसमैनेजमेंट हो रहा हो, किसी तरह का कोई फ्रॉड हो रहा हो, तो उसकी रोकथाम के लिए आप लीगल अकाउंटिंग का सहारा लेते हैं। तो इस तरह का काम करने के लिए जिस अकाउंटिंग को हम प्रयोग करते हैं वो लीगल अकाउंटिंग कहलाती है या फिर फोरेंसिक अकाउंटिंग कहलाती है। नेक्स्ट है फिड्यूशियरी अकाउंटिंग। फिड्यूशियरी अकाउंटिंग एक्चुअल में तब यूज होती है जब जो कंपनी या फिर फर्म होती है वो दिवालिया हो जाए। किस तरह से इसका यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जैसे एक फर्म दिवालिया हो गई
तो दिवालिया होने पर उसे क्या करना होता है कि जितनी भी एसेट्स होती हैं उनको सेल करके जो पैसा कलेक्ट करते हैं उस पैसे से जितनी भी आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं उनकी पेमेंट करनी होती है। तो इस तरह का काम फर्म में जो छोटे बिजनेस होते हैं उनमें तो व्यक्ति जो मालिक होता है, जो ओनर होता है, वह खुद कर लेता है, परंतु जो बड़े बिजनेसमैन होते हैं, जो बड़े व्यवसायी होते हैं, उनमें ये कंपलसरी होता है कि एक ऐसा व्यक्ति अपॉइंट किया जाए जो इस सारी एसेट्स को सेल करे, उससे पैसा कलेक्ट करे और उसके बाद जितनी भी आउटसाइड फर्म की या कंपनी की लायबिलिटीज हैं उनकी वो पेमेंट करे। तो ऐसी अकाउंटिंग जिसमें आपकी अकाउंटिंग का पूरा सिस्टम किसी थर्ड पार्टी के पास चला गया, आप अकाउंट्स बना रहे थे, उस कंपनी के आप मालिक थे, आपने अकाउंटेंट रखे हुए थे, सारा काम वो संभाल रहे थे, परंतु आपकी कंपनी दिवालिया होने की वजह से या आपकी फर्म दिवालिया होने की वजह से ये सारा अकाउंटिंग सिस्टम किसी थर्ड पर्सन के पास चला गया। तो ये हो गया हमारा फिड्यूशियरी अकाउंटिंग। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। और नेक्स्ट 9th पॉइंट हमारा है फंड अकाउंटिंग। अब जो ये फंड अकाउंटिंग है इसका प्रयोग कहां पर होता है? इसका प्रयोग होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस में, एनपीओ में। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो समाज के कल्याण के लिए कार्य करती हैं और अलग अलग तरह के फंड्स का निर्माण करती हैं, जैसे कि गरीब बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा के लिए कोई फंड बनाना, या गरीब लोगों के लिए कपड़े देने के लिए कोई फंड बनाना ताकि उन्हें कपड़े मिल सकें पहनने के लिए, जूते मिल सकें। तो इस तरह के जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं जो समाज कल्याण का कार्य करती हैं, तो जो फंड्स बनाती हैं अलग अलग पर्पज के लिए, अलग अलग काम के लिए, अलग अलग तरह का जो फंड बनाती हैं, जिस फंड का निर्माण करती हैं, वो अकाउंटिंग कहलाती है आपकी फंड अकाउंटिंग। और नेक्स्ट 10th एंड लास्ट अकाउंटिंग जो होती है वो है आपकी गवर्नमेंट अकाउंटिंग। तो गवर्नमेंट अकाउंटिंग ये आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट अकाउंटिंग भी हो सकती है और स्टेट गवर्नमेंट अकाउंटिंग भी हो सकती है, और दोनों भी हो सकती है या दोनों भी होती है। तो ये वो अकाउंटिंग है जो आपकी गवर्नमेंट आपका बजट पेश करने के लिए बनाती है, मतलब बजट की अकाउंटिंग होगी एक्चुअल में। ये जो हर साल गवर्नमेंट बजट पेश करती है, तो कितना पैसा किस मद पे खर्च करना है, कितना पैसा किस मद पर खर्च करना है, ये सारा जो सिस्टम, जो तरीका होता है लिखने का, उसको हम बोलते हैं गवर्नमेंट अकाउंटिंग। आई होप कि जो मैंने ये आपको अकाउंट्स के सब डिवीजन पढ़ाए, या फिर अकाउंट्स की टाइप बोल सकते हैं, या फिर अकाउंट्स की ब्रांचेज बोल सकते हैं, जितने भी मैंने आपको ये 10 पॉइंट बताए हैं, ये आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। वैसे 11th क्लास में यदि आप इनको लिखते हैं तो इतना लिखने की आवश्यकता नहीं है, मैंने तो आपको थोड़ा डीपली बताने के लिए सारी तरह के अकाउंटिंग के बारे में बताया है। 11th में यदि आप लिखना चाहें तो शुरू के 5 या फिर 6 पॉइंट लिख सकते हैं, बाकी आपको लिखने की आवश्यकता नहीं है। बाकी नॉलेज के लिए मैंने आपको ये 10 पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप कि आपको अच्छी तरह से समझ आ गए होंगे। फिर भी यदि आपका कोई प्रश्न है, कोई कमेंट है, तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में लिख करके, ताकि अगर संभव हो पाया तो मैं उसे आपको समझा पाऊँ। टोरस एजुकेशन को इसी तरह से प्यार देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी वीडियोज़ को काफ़ी संख्या में देख रहे हैं, वीडियोज़ को प्यार भी मिल रहा है। बस इतनी रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज हैं आपको तुरंत उनका नोटिफिकेशन मिल सके। और वीडियोज को लाइक भी कर दिया कीजिए, सब्सक्राइब चैनल को कर दीजिए, और कमेंट बॉक्स में जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट हो सके कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। टोरस एजुकेशन संस्थान से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद। You can contact us for information
related to Taurus Education Institute. Thank you.